बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल्स और टीचर्स, आज की इस वर्कशॉप में हम क्लासरूम मैनेजमेंट की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। हम इन टिप्स को एबीसी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट का नाम दे रहे हैं। एबीसी से मुराद ये है कि हम इन टिप्स को क्लासरूम मैनेजमेंट के अल्फ़ाबेट लेटर्स की मदद से ऑर्गेनाइज करके सीखेंगे। इससे पहले कि हम क्लासरूम मैनेजमेंट की एबीसी पर बात करें, हमें ये जान लेना चाहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि जो वर्कशॉप्स के अंदर यूज होता है और टीचर्स को जिसको सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमें ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस मिलती हैं कि जिन रिसर्चेस में हमें यह अंदाजा होता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज द नंबर वन एरिया in which teachers must improve, and a teacher who is efficient in managing his or her classroom, वो टीचर जो है जो अपनी क्लासरूम को मैनेज करने में बहुत अच्छा होता है, उसके लेसन को ज्यादा इफेक्टिवली वो अपना लेसन टीच कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट की एबीसी क्या है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर। आप सबको चाहिए कि आप इन लेटर्स को इसी तरह से अपनी नोटबुक पर आप लिखते रहिए और उसके साथ साथ इन टिप्स को देखिए। सो फर्स्ट लेटर इज सी। सो सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिफाई द टास्क एंड इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को पढ़ाते हुए हमें बच्चों को बताना चाहिए बहुत वाज़ेह करके कि उन्होंने क्या काम करने हैं, और जो भी हिदायत हम बच्चों को दे रहे हों वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। बाज दफा ऐसा होता है कि बच्चों को हमारी बात समझ में नहीं आती। हम मिसाल के तौर पर अगर ये कहें कि बेटा अपनी कॉपीज खोलें, तो बहुत छोटे बच्चे जैसे प्ले ग्रुप नर्सरी 1-2 के बच्चे हैं, एकदम उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि कौन सी कॉपीज खोलें, और हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सी कॉपी, किस सब्जेक्ट की कॉपी आपको खोलना है, या इसी तरह से कौन सी टेक्स्ट बुक निकालनी है, या खड़े होना है या बैठना है, क्लासरूम से अंदर आना है, बाहर जाना है। हर एक चीज को हमें स्पेसिफिक करके और बहुत वाज़ेह करके एक्सप्लेन करके बताना चाहिए। अगर हमारी बातें एम्बिगुअस रहेंगी, अगर हमारी बातें वाज़ेह नहीं होंगी, तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे। दूसरा लेटर है एल, और एल का मतलब ये है कि हमें सबसे कीमती बात का ख्याल रखना है, और वो है लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे क्लासरूम में रोजाना सीखने के लिए आते हैं, हम क्लासरूम में रोजाना सिखाने के लिए जाते हैं। सो हमें कोशिश ये करनी है कि हम बच्चों की लर्निंग पर फोकस करें, और बच्चों की लर्निंग पर फोकस करने का मतलब ये है कि एक टीचर को ये अंदाजा होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं कि जिनकी मदद से लर्निंग बढ़ती है। मिसाल के तौर पर आप ये लर्निंग पिरामिड देखिए, जो हमें ये बताती है कि अगर हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं तो बच्चों की लर्निंग 10% से भी कम होती है। अगर हम सिर्फ रीडिंग पर इन्हिसार करते हैं तो बच्चों की लर्निंग 10% होती है। इसी तरह ऑडियो विजुअल, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रैक्टिस बाय डूइंग एंड टीच अदर्स। तो इस तरह से अगर हम बच्चों की लर्निंग को ज्यादा करवाना चाहते हैं तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और बच्चों को किस तरह से लर्निंग करवानी है। क्लासरूम मैनेजमेंट में थर्ड लेटर है ए। सो वाइल स्टडिंग फॉर द ए, अरेंज द सीट्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली हम अपनी सीट्स को ऑर्गेनाइज करें। क्लासेस में फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट की बजाय रिसर्च हमें यह कहती है कि अगर हम मुख्तलिफ अंदाज से सीटिंग को यूज करें तो वो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर कोई ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जाए कि जिसमें टीचर सब बच्चों तक एक्सेस कर सकता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिहाज से। ये देखिए, क्लासरूम को मुख्तलिफ अंदाज से ऑर्गेनाइज करने के कई तरीके हैं। थर्ड लेटर इज एस। सो नेक्स्ट लेटर इज एस। S stands for smiling. So a teacher must be smiling all the time in the classroom. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों से कुछ नाराज हों या आपके तासुरात ऐसे महसूस हों कि आप स्माइल नहीं कर रहे, लेकिन हमें ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों के सामने मुस्कुराएं ताकि बच्चों का दिल क्लासरूम में लगे और वो उन्हें टीचर का रवैया, अंदाज इंटरेस्टिंग महसूस होगा, तभी बच्चे ज्यादा सीख सकेंगे। Our next letter is again S. So S stands for
सोशलाइजेशन और सोशलाइजेशन को ये जानिए, इसके बारे में ये याद रखिए कि सोशलाइजेशन अच्छे बिहेवियर की है। यानी हमें इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम बच्चों की प्रॉपर सोशलाइजेशन करेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छा बिहेव करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसलिए प्रॉपर बिहेव नहीं करते कि उनकी सोशलाइजेशन नहीं होती। सोशलाइजेशन का मतलब है एक दूसरे से दोस्ती करवाना, एक दूसरे से ताल्लुक बनाना, बच्चों को एक दूसरे के साथ घुलना मिलना और बर्दाश्त करना सिखाना। ये सब सिखाना भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट लेटर इज आर। So R stands for respect and recognize the feelings of your students. कोई भी टीचर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता जब तक वो बच्चों की फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं देता और बच्चों की फीलिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आपके बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो एक टीचर को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप डेवलप करे, उनकी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करे, उनकी बात सुने और इस तरह से सुने कि जिस तरह सुननी चाहिए, और सुनने के बाद उनकी बात को प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट लेटर इज ओ। सो ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइज मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली। हमारी क्लासरूम में मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। मटेरियल रिसोर्सेज से मुराद आपका ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है, आपके टीचिंग एड्स हैं, आपकी अदर आइटम्स हैं जो आप क्लासरूम में टीचिंग के लिए यूज करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स में आप खुद भी हैं और आपके स्टूडेंट्स भी हैं। सो हमें चाहिए कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी प्रॉपरली यूज करें, ऑर्गेनाइज करें, बच्चों की सीटिंग को ठीक देखें, ब्लैक बोर्ड ठीक जगह पर होना चाहिए। अगर ये चीजें ठीक नहीं रखी हुई और इनकी वजह से डिस्टरबेंस होती है तो हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट वीक होगी, वो कमजोर हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट लेटर है ओ। ऑर्गेनाइज द टाइम बिकॉज यू कांट गेट इट अगेन। हमें अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अच्छे टीचर्स हमेशा अपने 40 मिनट के पीरियड को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें इतनी देर में बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका होमवर्क चेक करना है, उनकी नोटबुक्स, उनकी कॉपीज, और इसके अलावा जो भी काम आपको असाइन किया गया है बीइंग अ टीचर, वो आपने दिए गए टाइम में से ही ऑर्गेनाइज करना है। एक अच्छा अंदाज ये है कि आप 5-5 मिनट के ड्यूरेशन में छोटे छोटे पैकेट्स बना लीजिए और अपने वक्त को ऑर्गेनाइज कीजिए। देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर हमारी क्लासरूम में हमें 60 मिनट मिले, 1 घंटा मिले, और हमारी एफिशिएंसी जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन की 50% भी हो, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल टीचिंग क्लासरूम में 27 मिनट्स हो रहे हमारे यहाँ। लेकिन आप ये जानते हैं कि 60 मिनट का पीरियड भी नहीं होता, तो हमें उसमें इससे भी कम वक्त मिलता है। सो अपने लर्निंग टाइम को, एक्चुअल लर्निंग टाइम को बढ़ाने की हर टीचर को फिक्र करनी चाहिए। हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट में नेक्स्ट लेटर है एम। सो एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वो 4 काम है, यानी आपने आपको अपने अपने लेसन्स को प्लान करना है, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, बच्चों के लिए डायरेक्शन देनी है और इन सब चीजों को कंट्रोल करना है। तभी हम कह सकेंगे कि आप अपनी क्लास में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लेटर है एम। सो एम स्टैंड्स फॉर रूल्स, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो रूल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्लासरूम में ये 2 काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल्स बनाने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए। आइए देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें क्लासरूम में रूल्स बनाने चाहिए, तो रूल्स एकदम नहीं बनाने चाहिए, रूल्स बहुत ज्यादा नहीं बनाने चाहिए, रूल्स को मिनिमम होना चाहिए, रूल्स को सिंपल होना चाहिए, और उन रूल्स के जरिए बेसिक एक्सपेक्टेशन आप कवर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके रूल्स की वर्डिंग पॉजिटिव हो कि ये कीजिए, ये कीजिए, ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव वर्डिंग यूज कर रहे हो। इसी तरह से आपके रूल्स को स्पेसिफिक होना चाहिए। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, हम ये कहें कि ये बैड रूल्स हैं, तो बजाहिर तो ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ये बैड रूल्स इसलिए हैं कि इनमें कोई भी स्पेसिफिक और वाज़ेह बात नहीं है, और वही जो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि बच्चों के लिए ये एम्बिगुअस हैं, वाज़ेह गैर वाज़ेह हैं और वाज़ेह नहीं हैं। अगर हम गुड रूल्स बनाना चाहें तो हमें अपने रूल्स को स्पेसिफिक करना चाहिए, पिन पॉइंटेड वो बात बयान करनी चाहिए जो हम कहना चाह रहे हैं।
इसी तरह से हमें ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें और उन्हें काम असाइन करें। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करेंगे और उन्हें काम असाइन करेंगे तो हमारे लिए बच्चों को पढ़ाना और उनको जिम्मेदार बनाना आसान हो जाएगा। ये देखिए कि ये एक टीचर ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की हुई हैं और ये अली अहमद और उसके साथी या उसके मुआवनीन हैं कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ये चार्ट क्लासरूम में लगा हुआ है। नेक्स्ट लेटर इज A. So A stands for ask questions frequently during your lectures. It makes your teaching effective. एक अच्छा टीचर हमेशा क्वेश्चंस करता है, एक अच्छा टीचर हमेशा सवालात के जरिए बच्चों को इंगेज रखता है और उन्हें दो तरफा एक अंदाज से अपने लेसन को दो तरफा बनाता है। सवाल करना बच्चों के जहन को खोलता है, सवाल करना और बच्चों से जवाब लेना बच्चों को इस बात पर आमादा करता है कि वो हर वक्त और हमातन गोश होकर आपकी बात को सुने, क्योंकि आप किसी भी वक्त उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। एन स्टैंड्स फॉर निगोशिएशन। सो बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सेपरेटली उससे निगोशिएट करें और उसे क्लासरूम के सामने हमें एकदम डांटने या झिड़कने से परहेज करें। इससे बच्चे की इज्जत नफ्स मुतासिर होती है। बहुत सारे टीचर्स ये करते हैं कि जो ही किसी बच्चे में कोई खराबी नजर आई फौरन पूरी क्लास के सामने उसको खड़ा करके डांटना शुरू करते हैं। दरअसल इससे दो नुकसान होते हैं, उस बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी मुतासिर होती है और उसके साथ साथ आप क्लासरूम में दीगर बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं जिन बच्चों ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं की। नेक्स्ट लेटर इज A. A stands for appreciate your students on every task completion. ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा तारीफ करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शाबाश दें, क्योंकि शाबाश करने से, अच्छे काम पर शाबाश देने से बच्चा वो उस काम को रिपीट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वही काम बच्चे की आदत बन जाती है। इनाम देना, शाबाश देना और थपकी देना, अच्छा आई कांटेक्ट करना, फेस के जरिए से स्माइल देना, ये सब वो तरीके हैं कि जिनके जरिए से हम बच्चों को अच्छे अंदाज से अपने लेसन में एंगेज कर सकते हैं और वो डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेटर इज G. G stands for generate new ideas yourself and accept ideas from your students as well. अच्छी टीचिंग हमेशा इनोवेटिव होती है। नए आइडियाज खुद भी जनरेट कीजिए और अपने बच्चों की तरफ से आने वाले आइडियाज को भी वेलकम कीजिए। नेक्स्ट लेटर इज E. So E stands for establishing standards of good behavior. हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बिहेवियर हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स हम खुद उन्हें प्रोवाइड करें। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे क्लीनलीनेस शो करें, बच्चे साफ सुथरे रहें, तो हमें खुद भी अपनी ड्रेसिंग को, अपने अंदाज को और अपने अंदाज से ये महसूस करवाना चाहिए कि हम सफाई को पसंद करते हैं और हम खुद भी साफ सुथरे रहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे डस्टबिन में कूड़ा करकट फेंकें तो क्लासरूम में हमें डस्टबिन रखनी चाहिए और बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए खुद भी अपनी चीजें जो हमारी स्टेशनरी या मुख्तलिफ चीजें हों तो हमें उसको भी डस्टबिन में डालना चाहिए और बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि एक टीचर ये चाहती थी कि उसके बच्चे क्लासरूम में जो शोर है वो मुख्तलिफ दौरानियों में मुख्तलिफ हो। ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे बिल्कुल शोर ना करें, तो उस टीचर ने ये गत्ते से, कागज से एक नॉइस मीटर बनाया, उस पर ये सुई लगाई। आप देखें कि 0 के नीचे लिखा हुआ है नो वॉइसेस, 1 के नीचे बड़ी वॉइसेस, 2 टेबल वॉइसेस एंड देन 3 क्लासरूम वॉइसेस। टीचर ये कहती है कि मुझे जिस वक्त जितना शोर चाहिए होता है तो मैं उतनी ही या जितने शोर की मैं इजाजत देती हूं मैं इस सुई को वहां कर देती हूं और बच्चे ये समझ जाते हैं कि अब हमें कितनी बात करने की इजाजत है। Our next letter is M. So M stands for misbehaviors and misbehaviors should not occur frequently. कभी कभार तो ये हो सकता है कि कोई बच्चा मिसबिहेव करे, कोई बच्चा शोर करे, आपकी बात ना माने और बच्चे आपकी बात सुन ना रहे हों, इधर उधर देख रहे हों, अपने कामों में मशगूल हों, हम इन सबको मिसबिहेवियर कह सकते हैं। लेकिन अगर ये मिसबिहेवियर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप क्लासरूम को इंगेज नहीं कर पा रहे। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर टीचिंग स्टाइल। हमें अपने टीचिंग स्टाइल को रिवाइज करना होगा और उसको चेंज करना होगा अगर मिसबिहेवियर ज्यादा हमारी क्लास में हो रहे हैं। नेक्स्ट लेटर इज ई एंड देन ई का मतलब ये कि इंगेज एवरी स्टूडेंट्स,
थ्रू मिस्ट्रीज, रिडल्स, टीजर्स, जोक्स एंड पजल्स। क्लासरूम में बोरिंग अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप हर स्टूडेंट को कभी उसका नाम लेकर, कभी छोटी सी कहानी सुनाकर, कभी को रिडल, कभी को टीजर्स, कभी जोक्स और पजल्स सुनाकर हम बच्चों को इंगेज रखें। क्लासरूम में बच्चे एक ही तरह और एक ही माहौल में अगर बैठेंगे तो वो बोर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट लेटर इज एन। So N stands for not the punishment but the reward can win the hearts। हमेशा ये बात याद रखिए कि पनिशमेंट नहीं बल्कि रिवॉर्ड बच्चों के दिल जीतता है और इनाम ज्यादा होना चाहिए, पनिशमेंट कम होनी चाहिए। आखिरी बात टी। टी स्टैंड्स फॉर थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीव। थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीव यानी अपने क्लासरूम से निकलने से पहले हमें क्या करना है कि हमें ये सोचना है कि कोई काम ऐसा तो नहीं कि हम भूल गए हों। हमने होमवर्क दे दिया है, हमने बोर्ड को इरेज कर दिया है, हमने बच्चों की जो चीज नोट करवानी थी वो कर ली है, या बच्चों की जो नोटबुक पर अगर कोई रिमार्क्स लिखने थे वो लिख दिए हैं। कोई भी ऐसा काम कि जो आपके जहन में बाद में आए और आप उस वक्त परेशान हो, तो कोशिश ये कीजिए कि आप क्लासरूम में निकलने से पहले आप सोच लें और 2 दफा सोच लें और ये याद कर लें कि कोई काम रह तो नहीं गया। सो ये आज हमने क्लासरूम मैनेजमेंट को उसको एबीसी के लिहाज से सीखा और क्लासरूम मैनेजमेंट के हर लेटर से हमने एक छोटी सी टिप आपके सामने रखी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो। आप मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तालीमी क़यादत जो हमारा मंथली मैगजीन है उसकी मेंबरशिप के लिए राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।